टाइम हो गया ना शायद 2:01। लेकिन बच्चा कोई नहीं है, दो बच्चे हैं। सब भेज दिया मैंने, मैं यहाँ से व्हाट्सएप पहले बंद कर दूँ। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर हमें डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट एक बार बता दें। डोमेन और रेंज रेंज। बिल्कुल जी बता दे। बिल्कुल, अभी मैं थैंक लेक्चर शुरू करता हूँ, मैं बता देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। वेलकम बेटा, म्यूट कर ले। अच्छा, ताकि मुझे भी याद रह जाए। और हैंड रेज जो किया हुआ है बेटा, उसको अनचेक कर ले ज़रा। हैंड अभी भी रेज है आपकी तरफ। यस, गुड। अच्छा, तो मैं अपने पास लिख लूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे क्या करवाना है। सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया देना है आप लोगों को डोमेन और रेंज का। ठीक है, अच्छा मैं बिल्कुल अभी समझाता हूँ डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। सर शायद आप किया शायद उसको आप कर रहे हैं जॉब उसको। मर्जी आपकी, करने को कोई हर्ज नहीं है। मैंने कोहोस बनाया हुआ है, मेरी दुनिया ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन। सर फजील क्यों कीजिए। अच्छा, सभी भी सही आ रहे हैं। अच्छा बेटा, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, 1-2 मिनट, ताकि जितने लोगों ने आना है वो आ जाए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, बात स्टार्ट करता हूँ मैं। मीनवाइल अगर किसी को कोई इशू है रिगार्डिंग वीडियो एंड वॉइस तो मुझसे पूछ ले, मुझे बता दे, हैंड रेस कर ले। दूसरी बात ये कि आज इंशाल्लाह ताला आपको मसला होगा नहीं, क्योंकि कैमरा भी चेंज है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये एचडी कैमरा है, तो वीडियो भी बेहतर आएगी। और लैपटॉप भी अब करीब है निस्बतन, वॉइस का मसला भी नहीं होना चाहिए। और मैंने साथ में टेस्ट के तौर पे इसको अपने फ़ोन को भी कनेक्ट किया हुआ है, मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है अपने फ़ोन से। तो मेरे पास फ़ोन पे भी मीटिंग का रिज़ल्ट आ रहा है, और एक लैपटॉप भी अगर कनेक्ट हो जाए तो उस पर भी रिज़ल्ट आता रहेगा मुसलसल, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, या मसला तो नहीं आ रहा। और इन सारे मसलों के बावजूद अगर मसला आता है
अगर मेरे पास सही चल रही है वीडियो फिर भी आपकी तरफ मसला आता है तो मैं आपको कुछ मशवरे दे दूं। पहला, अपने एंड से चेक करेंगे आप अपने नेट को, ठीक है। दूसरा, जब आपकी क्लास हो रही हो तो कोशिश करनी है कि नेट पर कोई और एक्टिविटी ना हो रही हो, वो नेट सिर्फ आपके इस्तेमाल में हो, ठीक है, ताकि वो वीडियो सही से डाउनलोड हो रही हो, स्पीड सही से चल रही हो। अच्छा, यानी नेट की सारी स्पीड यूटिलाइज हो रही हो आपकी क्लास में बस, ठीक है। दूसरा ये है, तीसरा ये है कि हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जितनी बड़ी स्क्रीन अवेलेबल है उस पे लें क्लास। कुछ लोग फिर भी मजबूरी होती है, जाहिर है, कुछ लोग मोबाइल पे लेते हैं क्लास। तो जो लोग फोन पे क्लास लेते हैं, दो बातों का ख्याल रखें। पहली बात, एक तो फोन आपका जो है वो पोर्ट्रेट मोड पे नहीं होना चाहिए, लैंडस्केप में होना चाहिए ताकि स्क्रीन फुल स्क्रीन सही से आए। दूसरा, अपने फोन की ब्राइटनेस जरा पूरी कर दिया करें, फुल कर दिया करें ब्राइटनेस, ताकि आपको क्लियरली नजर आए, क्योंकि वैसे ही फोन की स्क्रीन छोटी होती है तो इस पे सही रिजल्ट अगर आ भी रहा हो तो वो सही पता नहीं चल पाता, ठीक है। अच्छा, हम में से बहुत सारे लोग जो है ना बेटा, वो फोन का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो समझ लें कि जो हमारे सिम का डाटा है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी स्पीड कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो इस वजह से भी इशू थोड़ा बहुत आ जाता है। कभी भी ये मसला हो मुझे उसी वक्त आपने बताना है, यहाँ पे फौरन हैंड रेस करें, और अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव नहीं होता तो फौरन मुझे ग्रुप पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और मैं फौरन देखूंगा उस मसले को, या तो मैं अपनी बात को रिपीट कर लूंगा अगर वॉइस का मसला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो जो मैं बातें कर रहा हूँ उसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है? मतलब ज्यादा बातें मैं कर ही इसलिए रहा हूँ ताकि अभी इसी वक्त आपको पता चल जाए कि वॉइस क्वालिटी आपके पास कैसी आ रही है, ठीक है। सर शायद मैं आपको भेजूं या आ गया है आपके पास? ठीक है, अगर इस तरह हो जाए ना कि सामने ही रहता, मेरा ख्याल है कि अब बात स्टार्ट की जाए फिर। ओके जी, स्टार्ट करते हैं बात को। देखें यार, बात ये है कि डोमेन और रेंज जो है उसका एक सवाल मुझसे पूछा, तो मैं जरूर बताता हूँ डोमेन और रेंज, क्योंकि ये हमारी बुक में नहीं है ना डोमेन और रेंज की क्वेश्चंस ज्यादा, जबकि दूसरे बोर्ड्स में अगर हम जाते हैं फेडरल बोर्ड वगैरह में तो उसका अच्छा खासा डोमेन और रेंज का काम है। सर स्पीकर अपना बंद कर दें और म्यूट कर दें। म्यूट तो मैंने किया हुआ होगा, स्पीकर ऑफ, ठीक है। ओके जी, अब जरा हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो डोमेन और रेंज का मामला क्या है बेटा? फंक्शन, देखो फंक्शन में क्या होता है, y और x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू मिल जाती है, यही होता है ना फंक्शन में। x की वैल्यू हम पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, इसमें जो जो x हम पुट कर सकते हैं ये डोमेन है, और जो भी x पुट करने से हमें y मिलेगा वो रेंज है। यानी x की वैल्यू जो भी हम फंक्शन में पुट करेंगे नहीं, जो भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं फंक्शन में वो हमारे पास डोमेन है, और वो डोमेन पुट करने से जो y का आंसर आएगा वो फंक्शन की रेंज है। मिसाल देता हूं मैं आपको। अच्छा, एक और बात इसके लिए जरूरी है, वैल्यूज ऑफ x at which the function f(x) remains कैसा, remains real and well defined, यानी फंक्शन की वो वैल्यूज या x की वो वैल्यूज जिसपे फंक्शन ना सिर्फ रियल रहे बल्कि फंक्शन वेल डिफाइंड भी रहे। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है बेटा,
वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो, आपका फंक्शन जो है वो कैसा ना हो, इन्फिनिटी ना हो। यानी फंक्शन वेल डिफाइंड का मतलब है, रियल का मतलब है कि आयोटा ना है, और वेल डिफाइंड का मतलब है fx शुड नॉट बी इक्वल टू इंफिनिटी। अब मैंने लिमिट में आपको ये पढ़ाया था कि यार इंफिनिटी अकेली अगर आ रही है इंफिनिटी, तो वो तो वेल डिफाइंड है, मतलब वो अनडिफाइंड तो नहीं, वेल डिफाइंड तो नहीं है, अनडिफाइंड तो नहीं है। बात तो बिल्कुल सही है, हाँ अनडिफाइंड नहीं होता, इंफिनिटी अनडिफाइंड नहीं होता, लेकिन इंफिनिटी वेल डिफाइंड भी नहीं होता। क्यों? क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि इंफिनिटी की वैल्यू क्या है? नहीं। आप लोग बोलते हैं कि जो चीज गिनी नहीं जा सकती वो इंफिनिटी है, तो भाई वो चीज है कितनी, उसकी वैल्यू क्या है ये तो बताओ। नहीं पता, क्योंकि ये चीज तो है ऐसी जो गिनी नहीं जा सकती, तो ये डिफाइंड तो है, इंफिनिटी डिफाइंड तो है, मगर इंफिनिटी वेल डिफाइंड नहीं है, अच्छी तरह डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हमें नहीं पता, तो इस वजह से इंफिनिटी ना आए। और रेंज क्या है, वो सारी क्या लिखूं मैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, बल्कि कौन सी, रियल वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन ऑफ fx, यानी फंक्शन की जो भी वैल्यूज आ रही है x पुट करने से जो भी y का आंसर आ रहा है वो क्या है बेटा, वो रेंज है। ठीक है, यानी जो भी डोमेन आपने पुट किया, डोमेन पुट करने से जो भी मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक जितने भी आंसर फंक्शन के आ सकते हैं वो सब रेंज है। तो ये होता है डोमेन और रेंज। आए मिसाल देता हूँ, एक फंक्शन लिखा मैंने, x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस एक्स, इसकी डोमेन बताएं और इसकी रेंज बताएं। कैसे बताएंगे? सर आप मेरी स्क्रीन फुल कर दें, मेरी स्क्रीन फुल कर दें और गैलरी व्यू ऑन कर दें, स्पीकर व्यू पे आए, स्पीकर व्यू, ठीक है, और इसकी स्क्रीन सीधी कर दें ताकि मुझे सही से नजर आता है। बस ठीक है, मैं इस पे नहीं ऑन कर सकता स्क्रीन शेयर का मसला। नाउ यहाँ पर हमारे पास ये है कि हम इसकी डोमेन, अच्छा रेंज देखो, डोमेन आ जाएगी, रेंज खुद ही आ जाएगी, रेंज का मसला नहीं है, रेंज तो बहुत आसान है, फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम आंसर। असल बात किसकी हो रही है? असल बात हमारे पास हो रही है डोमेन की। तो डोमेन की बात किस तरह से की जाए? देखो भाई, डोमेन का मतलब ये कि फंक्शन कैसा रहना चाहिए, दो बातें जहन में, रियल रहना चाहिए। तो ये फंक्शन तो वैसे ही रियल रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि यहाँ अंडर रूट है ही नहीं, और जब यहाँ अंडर रूट ही नहीं है तो इसका मतलब यहाँ आयोटा आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर मैं x आयोटा में पुट नहीं करूंगा तो फंक्शन भी आयोटा में कभी भी इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि फंक्शन रियल है और रियल रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, फंक्शन इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, उसको इंफिनिटी के बराबर रखता हूँ, या चलो नॉट इक्वल टू इंफिनिटी होना चाहिए। अब फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन 3 माइनस एक्स। इंफिनिटी का मतलब तुम लोगों को सबको पता है ना, 1 अपॉन 0। इंफिनिटी तो यूज नहीं कर सकता मैं, तो 1 अपॉन 0 बना दिया। अब बताओ आगे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 से 4 मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, और 3 माइनस एक्स 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस एक्स आ गया। अब ये माइनस एक्स वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। तो क्या आंसर मिला, x इज नॉट इक्वल टू 3। क्या मतलब, इस बात का क्या मतलब कि सर इसकी डोमेन जो है वो क्या हो सकती है, इसकी डोमेन सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, सिवाय इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर हो सकते हैं सिवाय किसके, 3 के। अखलाक आप कुछ पूछ रहे हैं बेटा? नहीं, मैं शुरू में बता रहा था कि इसकी डोमेन 3 है। हाँ, डोमेन 3 नहीं है, नहीं 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 अखलाक, इसकी डोमेन 3 के अलावा बाकी सब है। यस सर, इसकी डोमेन 3 के 3 के अलावा बाकी सब है, क्योंकि 3 पुट नहीं करना। ठीक है, 3 अनडिफाइंड हो जाएगा। बिल्कुल सही है। यस सर, यस। ओके, तो ये हो गई डोमेन। अच्छा रेंज क्या है, बहुत आसान, आप सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं सिवाय किसके, 3 के। तो रियल नंबर -3, रियल नंबर में से 3 निकाल दें, रियल नंबर -3, और फिर इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज में आपके पास सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। क्यों सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे? क्योंकि x पुट करने से y का आंसर कुछ भी आ सकता है, और अगर आपने इसको इंटरवल की सूरत में लिखना है
तो कैसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक। और याद रखना कि जब भी इंफिनिटी लिखा जाता है तो हमेशा ओपन इंटरवल से लिखा जाता है, क्योंकि इंफिनिटी हो नहीं सकता फंक्शन का आंसर। तो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के दरमियान की वैल्यूज हैं, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरह लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो। क्या ये बात हम सबको समझ में आ गई? ये होता है डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट, और मैंने एग्जांपल के लिए क्वेश्चन भी करा के दे दिया। और नस्ट के टेस्ट में या और यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में हो सकता है कि इसके इस तरह के ज्यादा क्वेश्चंस आए, क्योंकि हमारी बुक में तो इस तरह का कोई क्वेश्चन है नहीं कि कोई फंक्शन, मैं कराची बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सिंध बोर्ड की बात कर रहा हूँ, हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है कि हमें स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन एक फंक्शन दिया हुआ और कहा जाए कि सिर्फ उसका डोमेन और रेंज निकालें। नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। हम या तो डोमेन और रेंज के अंदर रहते हुए उसको डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट मालूम करते हैं, लेकिन हमसे डोमेन और रेंज निकालने के लिए कहा नहीं जाता खास तौर पे, लेकिन बाकी बुक्स में कहा गया है। तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा कि काम आपको आना चाहिए। अखलाक, आप अभी दोबारा कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, नहीं, शायद गलती से हैंड। ओके ओके ओके, अच्छा जी। तो अब हम ये करते हैं कि जरा आगे चलते हैं। ये तो चैप्टर 1 की वो बात थी जो अभी आपने मुझसे सवाल पूछा और मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और भी कोई सवाल जहन में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कभी भी पूछना हो। बहरहाल टेस्ट हमें अच्छे से देना होगा जो टेस्ट आ रहा है। अब जरा मैं उस बात को कंटिन्यू करूं जहां पे मैंने लास्ट क्लास छोड़ी थी, वो है सर्कल का टॉपिक। और सर्कल के टॉपिक में हमने पढ़ लिया था भला क्या क्या, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन और सर्कल की जनरल इक्वेशन, और उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, ऐसे ही है। तो अब उसी बात को कंटिन्यू करते हैं और आगे लेके चलते हैं। तो अगली बात करनी है सर्कल से रिलेटेड। अच्छा, एक और बात, क्या हमें मतलब सर्कल की इक्वेशन पता है तो हमें सर्कल का रेडियस तो पता चल ही जाएगा, क्या हमें सर्कल का डायमीटर पता होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से पता होता है। डायमीटर सर्कल का क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस। बहुत सिंपल, रेडियस का डबल, सबको पता है ये बात, मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूं। एरिया कितना होता है सर्कल का? सर्कल का एरिया होता है 2 पाई r, है ना। तो ये तो सर्कमफेरेंस होता है। एरिया कितना होता है? पाई r स्क्वायर। सर्कमफेरेंस कितना होता है? सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का भला कितना? 2 पाई r। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है? सर्कल की जो एज है, सर्कल की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ, मतलब ट्रायंगल में जो पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, सर्कल में उसको क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। अब जाहिर है यहाँ पे साइड तो होती नहीं है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं, पेरीमीटर की बजाय, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर इन तीनों फॉर्मूला में सिर्फ एक ही चीज मौजूद है और वो है r। पाई तो कांस्टेंट होता है, 2 तो कांस्टेंट होता है, तो अगर रेडियस पता चल जाए तो हमें सर्कल का कंप्लीट मतलब जो उसका एनालिसिस है वो सब हमें पता चल जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो मेन चीज है सर्कल का रेडियस। अच्छा, इसी तरीके से ये तो वो सारी बातें जो आपको ऐसे पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर अब मैं कहूं कि सर्कल पर बनने वाली सर्कल की कॉर्ड क्या होती है? सर्कल की कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड क्या होती है बेटा? वो लाइन सेगमेंट या वो लाइन सेगमेंट होती है जो जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल पे हो। अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, और वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो जाए, वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो जाए, वो कॉर्ड क्या कहलाती है? डायमीटर। ये सारी मैट्रिक वाली कुछ बातें जो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ये होगी कॉर्ड की बात। अच्छा, मैट्रिक एक थ्योरम कि अगर मैं सेंटर से कॉर्ड पर एक लाइन गिराऊं, परपेंडिकुलर गिराऊं, तो परपेंडिकुलर क्या करेगा? वो कॉर्ड को आधा आधा कर देगा। मैट्रिक का थ्योरम था ना कि if a perpendicular is drawn from the center of a circle on a chord, then that perpendicular will bisect the chord, यानी कॉर्ड को आधा आधा करेगा। ये बातें याद रखने में भी इस्तेमाल में होंगी आगे जाके। तो ये हो गई बेटा कॉर्ड की डेफिनेशन। दूसरी चीज जो हम चाहते हैं कि हमें पता हो वो है आर्क। सर्कल पर बनने वाली आर्क। आर्क क्या होती है? अगर मैं एक सर्कल कंसीडर करूं, ये इसका सेंटर है और कोई ना कोई इसका रेडियस होगा जाहिर। अगर मैं सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई से 2 पॉइंट्स कंसीडर करूं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, तो अब ए और बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लाइन सेगमेंट नहीं है बल्कि वो सर्कुलर डिस्टेंस है। तो इस तरह से लिखा जाता है ए बी के ऊपर कर्व लगा के।
तो ये बन गया आर्क ए बी। जिस तरह हम कहते हैं लाइन ए बी, तो हम इस तरह लिख देते हैं। अब अगर सर्कुलर डिस्टेंस है ए और बी के दरमियान, तो हम उसके ऊपर भी सर्कुलर आर्क ही लगाएंगे, आर्क ए बी। अब ए और बी क्योंकि सर्कल है, तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी के दरमियान दो तरह के डिस्टेंसेस हैं। कौन से? एक ये छोटा वाला डिस्टेंस ए से बी तक, और एक ये बड़ा वाला डिस्टेंस ए से बी तक। है या नहीं? है ना? तो होगा क्या? होगा ये कि जो बड़ा वाला डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेजर आर्क ए बी, और जो छोटा वाला डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा? माइनर आर्क ए बी। आर्क दोनों ए बी है क्योंकि दोनों ए से बी तक का डिस्टेंस है, बस एक बड़ी और एक छोटी है, लिहाजा एक मेजर है और एक माइनर आर्क है, एक मेजर और एक माइनर आर्क। ठीक है, तो मेजर और माइनर आर्क हमारे पास मौजूद है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। और हर आर्क से सर्कल के सेंटर पे कोई ना कोई एंगल भी बनता है। जी बिल्कुल बनता है, इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जब ये बात कर ही रहा हूं तो एक और बात करता हूं। अगर एक सर्कल मौजूद है और सेंट्रल एंगल की बात नहीं कर रहा, बल्कि माइनर आर्क के एंगल की बात कर रहा हूं। माइनर आर्क का एंगल कौन सा होगा? माइनर आर्क पे कोई पॉइंट ले लें और उस पॉइंट को ज्वाइन करें ए और बी से, तो अब जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? माइनर आर्क का एंगल। इसको बोलते हैं एंगल इंस्क्राइब्ड इन माइनर आर्क। जी अखलाक, पर वो ग्रीन कलर थोड़ा सही तरीके से नजर नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तो ये मार्कर थोड़ा सा लाइट है तो मैं इसको सही से लिख देता हूं। म्यूट कर ले अखलाक नाउ, और हैंड जो रेज किया उसको भी नाउ। अगर मेरे पास एक सर्कल मौजूद और दो पॉइंट्स मौजूद ए और बी, तो माइनर आर्क कौन सी है? छोटी वाली आर्क। अब अगर मैं माइनर आर्क के किसी पॉइंट पर एंगल बनाऊं, मतलब अब मैंने क्या बात करनी है? एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ माइनर आर्क, तो वो कौन सा एंगल होगा? माइनर आर्क के पॉइंट पर बनेगा, यानी ए को ज्वाइन करें बी से और बी से। तो अब ये जो एंगल बन रहा है कौन सा एंगल है? अल्फा इज द एंगल इंस्क्राइब्ड इन द माइनर आर्क। ये अल्फा माइनर आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल है, मैं लिख देता हूं। अल्फा इज एंगल inscribed in minor arc AB, of course। ठीक है, अब इसी तरह बीटा की बात कर लूं, यानी अब अगर मेजर आर्क पे एक पॉइंट मौजूद हो Q, तो अब मेजर आर्क पे जो एंगल बनेगा, ए और बी को ज्वाइन करूंगा मेजर आर्क के पॉइंट से, और अब ये जो एंगल बनेगा बीटा, ये कौन सा एंगल है? This is the angle inscribed in the major arc या corresponding major arc, यानी उसी AB की major arc। तो बीटा corresponding किससे बोल रहा हूँ? उसी AB की minor arc की major arc। तो बीटा क्या होगा? बीटा होगा सर एंगल inscribed कौन सा? in major arc AB। अब मैट्रिक का थ्योरम क्या था? मैट्रिक का थ्योरम कि मेजर आर्क का एंगल हमेशा छोटा होता है और माइनर आर्क का एंगल हमेशा बड़ा होता है। यानी अगर आर्क छोटी है तो उसके अंदर एंगल बड़ा बनेगा, और अगर आर्क बड़ी है तो बड़ी आर्क के अंदर एंगल छोटा बनेगा। किससे छोटा? 90 डिग्री से। किससे बड़ा? 90 डिग्री से। तो जो 90 डिग्री से बड़ा एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? 90 डिग्री से बड़े एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूज। आपको याद होगा कि ये सवाल मैट्रिक के पेपर में एमसीक्यू के तौर पे हर साल आता था। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ मेजर आर्क, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ माइनर आर्क, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज डैश। तो वो बात बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ मेजर आर्क इज लेस देन 90, यानी कि कौन सा? एक्यूट एंगल। अब आ जाओ सेमी सर्कल पे। सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ सर्कल। यानी अगर मेजर आर्क और माइनर आर्क बराबर हो जाए तो अब ना तो कोई आर्क मेजर होगी और ना ही कोई आर्क माइनर होगी। क्योंकि मेजर आर्क को मेजर क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो बड़ी थी। बड़ी नहीं है तो मेजर भी बोलने की जरूरत नहीं है। माइनर आर्क को माइनर क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो छोटी थी। तो अब अगर वो छोटी ही नहीं है तो माइनर भी बोलने की जरूरत नहीं है। अभी दोनों बराबर है, तो ना मेजर आर्क ना माइनर आर्क, बल्कि कौन सा सर्कल? अब ये कहलाएगा सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में क्या होता है बेटा? क्योंकि अब मेजर आर्क और माइनर आर्क भी बराबर है,
तो अब एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल भी 90 के ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, बल्कि एग्जैक्टली 90 के बराबर होगा। यानी कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल होगा। यानी इस बात का ये मतलब है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। तो ये तीनों पॉइंट मैं चाहता हूं कि हम अपने पास जरूर नोट कर लें कि यानी अगर मैं इसको लिखूं ये गैमा है तो अल्फा यानी कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ माइनर आर्क ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ मेजर आर्क एक्यूट एंगल होता है, और एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ना 90 से बड़ा ना छोटा होता है बल्कि बराबर होता है 90 के, यानी राइट एंगल होता है। ये ब्लू से जो भी लिखा है ये मैंने मिटाना है क्योंकि ये हमारा सेकंड ईयर का टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि सर्कल से रिलेटेड मैट्रिक का टॉपिक है तो मैंने सोचा यहीं पे कवर कर दूं। तो जरा जल्दी से इस चीज को नोट कर लें, विद इन फ्यू सेकंड्स मैं मिटा रहा हूं जल्दी से। हाँ ग्रीन वाला रख दिया सामने। ब्लू किसकी है? रेड से। अब्दुल रहमान अबसार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बोलिए। सर ये ब्लू में जो आपने लिखा है दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। जी जी बिल्कुल एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा। देखो किसी छोटी आर्क माइनर आर्क के अंदर जो एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा होगा, और जब बड़ी आर्क, ये वाला बड़ा वाला पोर्शन है ना, तो बड़ी आर्क के अंदर जो एंगल बनेगा वो 90 से छोटा होगा। और अगर आधे सर्कल के अंदर यानी आर्क इतनी हो कि वो आधे सर्कमफेरेंस के बराबर हो, यानी कि सेमी सर्कल हो, तो अब जो एंगल बनेगा वो 90 से छोटा ना बड़ा बल्कि एग्जैक्टली 90 के बराबर होगा। ठीक है अब्दुल रहमान? अच्छा म्यूट कर चुके हैं आप ऑलरेडी, सही है। ठीक है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है दोबारा पूछ लो बेटा, कोई मसला नहीं है। तो ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, मिटा दूं। अब इसके बाद अपनी बात को आगे लेके चलते हैं। आर्क की बात हो गई, अब जरा टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉर्ड की बात हो गई, आर्क्स की बात हो गई। अब जरा हम लोग बात करेंगे टेंजेंट और सीकेंट की, कि टेंजेंट क्या है और सीकेंट क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक सीकेंट नहीं, सीकेंट थीटा नहीं, बल्कि ज्योमेट्रिकल सीकेंट और ज्योमेट्रिकल टेंजेंट। तो ये क्या होता है अब ये देखना है हम लोगों ने। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैं कहने जा रहा हूं आप लोगों से। अगली बात जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बात है जी के सीकेंट क्या होता है, किसी भी सर्कल का सीकेंट क्या होता है। वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स में कट करती हुई गुजर जाए, कॉर्ड की तरह, जी बिल्कुल कॉर्ड की तरह, सेंटर से पास हो भी सकती है, सेंटर से पास नहीं भी हो सकती, कोई शर्त नहीं है। तो वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे वो सीकेंट है, या कट करती हुई गुजर जाए वो सीकेंट है। तो फिर कॉर्ड और सीकेंट पे क्या फर्क हुआ? अगर इक्वेशन मालूम करनी है ना तो कोई फर्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो दो पॉइंट्स कॉर्ड के हैं वही दो पॉइंट्स उस सीकेंट के लिए होंगे। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल से शुरू होकर सर्कल पे खत्म हो जाती है, जबकि सीकेंट लाइन सेगमेंट नहीं है बल्कि लाइन है जो सर्कल को कट करती हुई गुजरती है। यानी इन दोनों पॉइंट्स पर खत्म नहीं हो रही, बस वो कट करती हुई गुजर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पर। ये भी दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, पर फर्क ये है कि यहाँ पे खत्म हो रही है और वो खत्म नहीं हो रही, वो आगे भी बढ़ रही है। ठीक है, तो डेफिनेशन सेम है, बोथ इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। इक्वेशन भी सेम आएगी क्योंकि दो पॉइंट जो इसके वही, मतलब अगर इसी सर्कल की यही वाली कॉर्ड निकालनी है तो कॉर्ड और सीकेंट दोनों की यही डेफिनेशन आएगी, और ये डेफिनेशन सॉरी यही इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन आएगी। लेकिन फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि ये कॉर्ड है तो ये सिर्फ इतना पोर्शन है, लाइन सेगमेंट है, और सीकेंट है तो उसकी लेंथ इनफाइनाइट है। ठीक है, तो लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल या कटिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड क्या बना? लाइन कटिंग या इंटरसेक्टिंग किसको?
intersecting circle at 2 points, line intersecting circle at 2 points, ठीक है। चलिए अब अगली बात, इंपॉर्टेंट बात कौन सी भला? टेंजेंट। टेंजेंट के बाद फिर नॉर्मल की बात करता हूँ। टेंजेंट क्या होता है? व्हाट इज टेंजेंट टू अ सर्कल? वो लाइन जो सर्कल को या किसी भी कर्व को बाहर की तरफ से एक पॉइंट पे टच करते हुए गुजर जाए, यानी अ लाइन टचिंग अ सर्कल एट, मैं इंटरसेक्टिंग नहीं लिख रहा, मैं कटिंग नहीं लिख रहा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन एक से ज्यादा पॉइंट पे भी हो सकता है, कट 2 पॉइंट्स पे होता है। तो मैं सिर्फ टच लिख रहा हूँ, सिर्फ इसी पॉइंट पे टच करेगी। जाहिर लाइन है ना यार, तो मुड़ के दोबारा तो नहीं आएगी सर्कल को इंटरसेक्ट करने, है ना। तो बाहर की तरफ से टच करती हुई गुजर जाए, छूती हुई गुजर जाए, तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? इस सर्कल पर या किसी भी कर्व पर बनने वाला टेंजेंट कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। और हम लोग जानते हैं कि एट ओनली वन पॉइंट, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, ये पॉइंट क्या कहलाता है? ये पॉइंट कहलाता है, कौन सा पॉइंट? ये लाइन कहलाती है टेंजेंट, और ये पॉइंट क्या कहलाता है? ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे वो लाइन कहलाती है टेंजेंट, और जिस पॉइंट पे टच कर रही है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। अब जिस तरह टेंजेंट हो गया, उसी तरह मुझे अगली बात करनी है किसकी? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। आपको अच्छी तरह पता है नॉर्मल का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर। वो नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी ना हम लोगों ने, तो नॉर्मल का क्या मतलब है? सर परपेंडिकुलर। लेकिन कौन सा परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू द क्या? परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी वो लाइन जो टेंजेंट पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। वो लाइन जो टेंजेंट पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। और अब एक ख्याल आता है मेरे जहन में कि सर अगर ये टेंजेंट है, अगर मैं इसको बोलूं ये टेंजेंट है, तो नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल वो लाइन होगी जो टेंजेंट में परपेंडिकुलर हो। तो यार टेंजेंट की परपेंडिकुलर तो मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, यहाँ भी बना सकता हूँ, कहीं भी बना सकता हूँ। तो क्या हर परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा? हाँ, वो टेंजेंट पर तो नॉर्मल होगा, लेकिन वो हमारी कर्व पे नॉर्मल नहीं होगा। तो कर्व का नॉर्मल होना या सर्कल पर नॉर्मल होने के लिए ना सिर्फ ये कि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो, मगर कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ, ये क्या लिख रहा हूं? एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी ना सिर्फ टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो, बल्कि कहां पर परपेंडिकुलर हो? मैं इसको ब्लू से बना देता हूं ताकि टेंजेंट और नॉर्मल का फर्क पता रहे। ये है बेटा नॉर्मल, ये नॉर्मल है। क्या है नॉर्मल? जो सर्कल पर, जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर, हर किसी भी जगह पर परपेंडिकुलर ना हो, बल्कि कहां पर परपेंडिकुलर हो? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर। ये बॉक्स बनाया, स्क्वायर बनाया, क्योंकि ये जो n है नॉर्मल है, ठीक है। और नॉर्मल की एक और बात, नॉर्मल की एक और प्रॉपर्टी, कौन सी? नॉर्मल ऑफ या नॉर्मल टू अ सर्कल क्या होता है? पासिंग थ्रू भी लिख सकते हो, बल्कि मुझे लिखना चाहिए क्या? पासेस थ्रू, कहां से? द सेंटर ऑफ आ सर्कल तो नहीं लिखना चाहिए मुझे, द सर्कल जिसकी मैं बात कर रहा हूं या जिस पर टेंजेंट बनाया था। ये आखिरी वाला पॉइंट मुझे आप में से कौन समझाएगा? कंडीशन ऑफ नॉर्मल क्या है? कंडीशन ऑफ नॉर्मल क्या है? सर पहली कंडीशन ये है कि वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो, और कहां पर परपेंडिकुलर हो? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर। दूसरी कंडीशन क्या है नॉर्मल की? दूसरी कंडीशन नॉर्मल की ये है कि वो सर्कल के सेंटर से पास हो। आई एम आस्किंग यू पीपल कि क्यों नॉर्मल के लिए जरूरी है कि वो सर्कल के सेंटर से पास हो। अखलाक आपने हैंड रेज किया था, उसके बाद आपने जो है वो
उसे हटा दिया। कोई और है जो मुझे बताएगा? मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ये, अभी आज ही थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन क्या किया था मैंने बताया था जी। मरियम अहमद, मरियम सर्कल का एक हर पॉइंट जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर होता है तो वो हमेशा सेंटर से पास होगा, जो भी सेंटर से पास होगा क्योंकि सर्कल का हर पॉइंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ही होता है। सर्कल का एक पॉइंट आ रहा है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और आपने ये बोला कि ये सर्कल पर परपेंडिकुलर है, यही कह रही हैं आप? यस सर। ओके, बिल्कुल सही। अच्छा, हम याहिया की बात भी सुनना चाहते हैं जी। मरियम, आप जो हैंड रेज किया उसे चेक कर लें। सर ये वाले जब अगर सर ये सर्कल के सेंटर से पास नहीं होगी तो 90 डिग्री नहीं बनाएगी ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जरूरी है कि अगर सर्कल के सेंटर से पास हो तो ही 90 डिग्री हो। क्यों? वो जो थ्योरम मैंने अभी बताया था कि कॉर्ड हो या टेंजेंट हो, कॉर्ड हो या टेंजेंट हो, अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा और यही रेडियस बनेगा। बिल्कुल बनेगा। तो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है किस पर? टेंजेंट पर। कहां पर? कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ, ये मैट्रिक का थ्योरम है बेटा। क्या है मैट्रिक का थ्योरम? कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे पर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। आप सर्कल का कोई भी रेडियस बना सकते हो, आप सर्कल का कोई भी रेडियस बना सकते हो, लेकिन अगर आप रेडियस बना रहे हो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वाला तो वो हमेशा टेंजेंट पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये मैट्रिक का थ्योरम था। बिल्कुल ये रूल है, क्योंकि अगर ये जरा सा भी सेंटर से पास ना हुआ, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास हुआ, तो कभी मतलब थोड़ा सा भी आगे कर देता हूं, पॉइंट सेंटर से पास नहीं हो रहा, तो फिर ये 90 डिग्री भी कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। लेकिन ये रूल हम लोगों ने सीखा कहां पे था? मैट्रिक के थ्योरम पे, कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, किसी और पॉइंट पे नहीं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर। यानी नॉर्मल पे हमेशा रेडियस भी मौजूद होता है, और ये बात सिर्फ सर्कल के लिए है, किसी और कर्व के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी और कर्व का रेडियस होता ही नहीं है। एलिप्स का, पैराबोला का, हाइपरबोला का रेडियस थोड़ी होता है। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ सर्कल के लिए है कि नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास होता है, क्योंकि नॉर्मल पर मौजूद होता है रेडियस। क्योंकि नॉर्मल अगर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है तो रेडियस भी तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता था। तो नॉर्मल पर मौजूद होगा रेडियस, नॉर्मल पर मौजूद होगा रेडियस, और रेडियस तो शुरू ही सर्कल के सेंटर से होता है, तो सर्कल का सेंटर भी उसी नॉर्मल पर मौजूद होगा, या वो नॉर्मल सर्कल के सेंटर से भी पास होगा। तो ये होगी बात हमारी किसकी? टेंजेंट और नॉर्मल की। अब जरा कुछ बातें बहुत आसान। कौन सी बातें भला? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है बेटा? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यानी अगर मैंने किसी लाइन को सर्कल पर टेंजेंट बनाना है तो उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये है कि आप सर्कल और लाइन को क्या करें? साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद जब एक वेरिएबल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो कि क्या होता था? b² - 4ac, इसको बराबर रखते हैं किसके? 0 के। कुछ याद है हमें? हम कहते हैं कि अगर एक लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगी तो टच या इंटरसेक्शन का ताल्लुक होता है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से। तो हम लाइन की इक्वेशन को और सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना। अगर निकालना होगा तो वो भी निकल आएगा। और मैंने आपसे कहा था कि अगर सॉल्यूशन निकालना हो तो एमसीक्यूज में कभी भी उसको बैठ के पूरा पूरा सॉल्व ना करो, टाइम जाया ना करो, बल्कि ऑप्शन उठाओ और दोनों इक्वेशन में पुट करो। जो ऑप्शन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही तुम्हारा कॉमन पॉइंट है। लेकिन खैर मैं कह रहा हूँ सॉल्व नहीं करना पूरा, अभी सिर्फ इसमें से y की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो तो एक x वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर ये लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर नहीं बल्कि सिर्फ एक आंसर आएगा। यानी इसके रूट्स कैसे होने चाहिए?
इसके रूट्स 2 नहीं होने चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी इसके रूट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 की जो इक्वल रूट्स वाली कंडीशन थी वही कंडीशन अब हमारे लिए क्या बन गई है, टेंजेंसी। फर्स्ट ईयर में जो इक्वेशन पढ़ी थी अब उन्हीं इक्वेशन की हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं सेकंड ईयर में, है ना। 3.8 में बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी थी, उनको सॉल्व किया था। सेकंड ईयर में चैप्टर 8 में आकर चैप्टर 7 में आके हमें पता चला कि हर इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। पैराबोला को कौन रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला को, एलिप्स को और स्ट्रेट लाइन को, है ना। है क्या ये बात याद आई आपको कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में एक एग्जांपल देता हूं। मैं एग्जांपल क्या लूं कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, मशहूर सर्कल, कॉमन यूज होने वाला, x² + y² = r², और लाइन मेरे पास कौन सी है, y = mx + b या c, चलो c, ठीक है। अब ये लाइन है, सर्कल है, मैं चाहता हूं कि ये लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट बन जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं लाइन की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालूंगा और इसमें पुट कर दूंगा, तो x वाली इक्वेशन बन जाएगी। फिर सारी टर्म्स एक तरफ करूंगा, 0 एक तरफ, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, और फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर रखूंगा और सॉल्व करूंगा, और वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आएगी, वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मेरे पास आएगी, भला कितनी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मेरे पास आएगी c² = r² × 1 + m²। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है इस लाइन की इस सर्कल के साथ। अगर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर सॉल्व करनी है, याद होनी चाहिए वैसे, क्योंकि इस्तेमाल भी किया हमने बहुत, लेकिन पूरा काम आना चाहिए। ये किस तरह निकाली है मैंने y की वैल्यू उठाई, सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दी, और फिर जो सिंगल वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची उसके डिस्क्रिमिनेंट को मैंने 0 के बराबर रखा, और जैसे डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखा तो उस डिस्क्रिमिनेंट को सिंपलीफाई करने के बाद ये आंसर आया मेरे पास। यानी दिस इज द कंडीशन फॉर व्हिच this line will become tangent to this circle, ठीक है। इसी तरह कोई भी सर्कल आ जाए तो अगर आपने किसी लाइन को सर्कल के साथ टेंजेंट बनाना है तो जाहिर है ये तो रटाया काम है, ये तो याद हो जाता है, इतना यूज होता है, लेकिन अगर ये याद ना भी हो तो ये वर्किंग आपको आनी चाहिए, और जब हम अभी वर्कशीट देखेंगे तो ये काम हम लोग इंशाल्लाह भी करेंगे भी, ठीक है। तो ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब जहां तक ताल्लुक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, तो उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, या उसके बारे में हम काम कर किस तरह सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसका बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है आसान, कि अगर एक सर्कल है, किसी भी एक पॉइंट x1 y1 पर आपको टेंजेंट मालूम करना है, तो आप सबसे पहले क्या करें, सर्कल की इक्वेशन जो भी दी हुई है आपको उसको डिफरेंशिएट करें dy/dx, और उसमें पुट कर दें पॉइंट x1 और y1, तो आपको टेंजेंट की स्लोप पता चल जाएगी। बताया था मैंने आपको, और डिफरेंशिएशन में भी आप लोग पढ़ोगे, लेकिन मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं आपको ये बात, है ना, कि कर्व की इक्वेशन का जो डेरिवेटिव होता है वो दरअसल क्या होता है, कर्व की इक्वेशन का जो डेरिवेटिव होता है वो कर्व पर बनने वाला टेंजेंट होता है ना, वो कर्व पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप होता है। यही बात हुई थी, कर्व पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप होता है। तो इसका स्लोप आपको पता है, इसका पॉइंट आपको पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे पता चलेगी सर, टेंजेंट की इक्वेशन के लिए आप सिंपल y - y1 = m × x - x1 यूज कर ले। क्या मतलब, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर ले, पॉइंट आपको पता, स्लोप आपको पता, खत्म बात। और नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या करें, नॉर्मल की इक्वेशन के लिए भी सेम काम करें, क्योंकि नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, सेंटर से भी पास हो रहा है, सही बात है, लेकिन इस पॉइंट से भी पास हो रहा है। तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए आपको क्या करें, x1 y1 सेम रहेगा, बस सिर्फ एक फर्क आएगा कि n की जगह क्या आ जाएगा, -1/n, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल अगर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल क्या करेगा, नॉर्मल अगर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल का स्लोप टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कंडीशन ऑफ नॉर्मल क्या है,
दो कंडीशन, जैसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताया, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी क्या है? कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी ये कि अगर इफ अ लाइन इज नॉर्मल तो its slope will be negative reciprocal of the slope of tangent, यानी कि normal will be perpendicular to the tangent. Number 2, for a circle the normal will pass through its center, यानी center of the circle will satisfy the equation of the normal. ठीक है, so ये condition of tangency, condition of normality होगी और equation of tangent, equation of normal होगी. और एक और बात मैं बताऊं आपको कि इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड कैसे निकलती है. अगर मैं इसकी बात यहाँ करूँ तो बेहतर होगा ना कि अगर मेरे पास सर्कल मौजूद है, मिसाल के तौर पे बेटा x² + y² = r², और मैंने एक कॉर्ड निकाली. अच्छा देखो, अगर मुझे कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स पता हो तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है जिंदगी में. क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स पता है तो आप 2 पॉइंट फॉर्म यूज करें, आपको लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी. लेकिन ये जो स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ? जब मुझे कॉर्ड का कोई भी एक पॉइंट, कॉर्ड पर मौजूद कोई भी एक पॉइंट पता हो, x1 y1, x1 y1 क्या है? कॉर्ड का कोई भी एक पॉइंट. तो अगर कॉर्ड का कोई भी एक पॉइंट मुझे पता हो तो अब कॉर्ड की इक्वेशन, और सिर्फ इस सर्कल की बात हो रही है, तो कॉर्ड की इक्वेशन किस तरह निकलेगी? इस तरीके से निकलेगी, x(x1) + y(y1) = r². x(x1) + y(y1) = r². कैसे निकाली है मैंने ये बस यूं समझ लो कि काफी हद तक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से निकली है. ठीक है, आप लोगों ने इस सर्कल पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाली होगी, तो आपको शायद इस बात का अंदाजा हो ये कैसे निकल रही है. मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ. यार नॉर्मल भी तो एक कॉर्ड है, नहीं है क्या? नॉर्मल भी तो एक कॉर्ड है. क्यों भला? नॉर्मल भी सर्कल को कट करती हुई जा रही है दो पॉइंट्स पर, नहीं? ठीक है, अब उसकी फुल डिटेल में हम नहीं जाते अभी, लेकिन बहरहाल वो कॉर्ड सेंटर से पास हो रही है. जी याहिया कुछ कह रहे हैं? जी याहिया सर, ये जो x और y पॉइंट है, जो कॉर्ड पे पॉइंट है, ये हमने उसके अंदर पुट कर दिया सर्कल की इक्वेशन. सर्कल की इक्वेशन में नहीं, अगर मैंने देखो सर्कल की इक्वेशन में पुट किया होता तो इस पूरे x² की जगह x1² आता और पूरे y² की जगह y1² आता. तो ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया. मैंने सिर्फ आपको ये पूरा एक क्वेश्चन है बेसिकली ना, ये हमारी बुक में एग्जांपल के तौर पे था, तो ये पूरा एक क्वेश्चन था. वो अलग बात है कि सेटिस्फाई करवा के ये करा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उठा के सपोर्ट कर दिया. बस मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर ऐसा सर्कल हो जिसका सेंटर ओरिजिन हो, ठीक है, तो उसकी जो और कॉर्ड का सिर्फ एक पॉइंट पता हो. मैं कह रहा हूँ जब कॉर्ड के दो पॉइंट पता होंगे तो टेंशन ही नहीं है ना, तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे. लेकिन अगर कॉर्ड का एक पॉइंट पता है तो फिर टेंशन है. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर कॉर्ड का हमें एक पॉइंट पता है तो हम ये करेंगे कि हम ये वाला कॉर्ड की इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, सही है. एंड इट इज स्पेशली फॉर दिस सर्कल, नॉट एनी अदर सर्कल. ये याद रहे बस. ओके सर. ठीक है, ओके. अच्छा, सो नाउ ये मतलब यूं कह रहा हूं कि शॉर्टकट है कॉर्ड की इक्वेशन निकालने का, अगर कॉर्ड का सिर्फ एक पॉइंट पता हो तो. है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई. ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो गई, कंडीशन ऑफ नॉर्मल हो गई, लेंथ ऑफ टेंजेंट. दैट्स वेरी गुड कि मुझे याद आ गया. लेंथ ऑफ टेंजेंट और डायरेक्टर सर्कल, ये दो बातें बतानी है आपको. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट, एक बात है कि टेंजेंट की लेंथ तो हो ही नहीं सकती. क्यों? क्योंकि टेंजेंट इज अ लाइन, नॉट अ लाइन सेगमेंट. तो टेंजेंट इसलिए मैं लिख रहा हूं टेंजेंट सेगमेंट की लेंथ, यानी अगर सर्कल पर किसी पॉइंट से टेंजेंट गिराए, अब याद रखना, अब जो x1 y1 है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं है, बल्कि वो पॉइंट है जो सर्कल के बाहर मौजूद है जिससे आप सर्कल पर टेंजेंट गिरा रहे हैं. तो इस पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट गिराया. अब टेंजेंट कभी खत्म तो नहीं होता, सही बात है, लेकिन फिर भी अगर मुझे इस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है तो वो लेंथ मैं कैसे निकालूंगा? यानी वो लेंथ क्या होगी? वो लेंथ होगी बेटा
इस पॉइंट से लेकर जहां से टेंजेंट गिराया था वहां से लेकर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक की लेंथ, यानी पॉइंट where the tangent from where you have dropped the tangent, वहां से लेकर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक की लेंथ, पूरे टेंजेंट की लेंथ तो लेकर ही नहीं सकती ना यार, क्योंकि टेंजेंट तो लाइन है और लाइन कभी खत्म तो होती नहीं है। तो इसका मतलब इसकी लेंथ क्या होगी, तो इसकी लेंथ का तरीका ये, फॉर्मूला ये जो कि पाइथागोरस थ्योरम से निकला है कि अगर मेरे पास सर्कल लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो बताइए कि टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। टेंजेंट की लेंथ ये होगी जो मैं लिख रहा हूं, क्या लेंथ होगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये लेंथ होगी किसकी, टेंजेंट की। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के सारा काम हुआ है। और मैं मैट्रिक का एक थ्योरम भी पढ़ा देता हूं, आपको बता देता हूं कि अगर किसी पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट, यानी वो पॉइंट जो सर्कल के बाहर हो, वो पॉइंट जो सर्कल के बाहर हो, अगर उस पॉइंट से आप सर्कल पर टेंजेंट गिराएंगे तो दो टेंजेंट गिरेंगे, बिल्कुल दो टेंजेंट गिरेंगे, और इन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी क्योंकि एक ही पॉइंट से, मैट्रिक का थ्योरम था ना कि टू टेंजेंट्स ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये भी मैट्रिक, जिस तरह ये मैट्रिक का थ्योरम था कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, माइनर आर्क मेजर आर्क, माइनर आर्क में बड़ा मेजर आर्क में छोटा एंगल, सेमी सर्कल में 90 वाला एंगल, उसी तरह ये भी एक थ्योरम है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को यूज करते हुए सब ड्राइव हुआ है फॉर्मूला। अच्छा, इसकी एक शर्त है, एक जरूरत है, और वो जरूरत क्या है कि सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। अच्छा, जनरल फॉर्म से एक बात मेरे जहन में आई कि क्या हमें पता है कि कौन सी इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, यानी जिस तरह हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, उसी तरह कौन सी इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें दोनों x और y क्वाड्रेटिक हो, और यानी कि x और y दोनों पर स्क्वायर हो, किसी एक पे स्क्वायर ना हो, क्योंकि किसी एक पे स्क्वायर हुआ और दूसरे पे स्क्वायर ना हुआ तो वो पैराबोला होगा। तो दोनों पे स्क्वायर हो और x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम हो, ताकि सेम हो तो 1 बनाया जा सके, या तो 1 हो या 1 बनाया जा सके, यानी कि सेम हो ताकि वो 1 बन जाए। ठीक है, तो ये होती है बात किसकी, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर है, कौन सा पॉइंट सर्कल के बाहर है, और कौन सा पॉइंट सर्कल पर मौजूद है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, कौन बता रहा है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। जी जनाब, कोई भी नहीं है, कैसे पता चलेगा कि पॉइंट लाइज आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सर्कल। अखलाक एंड, अच्छा अखलाक आप तो पहले आंसर दे चुके हो यार, तो लेट अस गिव द अपॉर्चुनिटी टू समवन एल्स। या एक मिनट बेटा। जी राबिया एजाज, यस सर। बोले बेटा। सर सर्कल की इक्वेशन में से पॉइंट को पास करेंगे, पॉइंट को पुट कर, बिल्कुल एक्स वाई की जगह, और फिर उसके बाद देखें, क्या देखें, तो अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो आउटसाइड द सर्कल इक्वल्स टू 0 तो ऑन द सर्कल, और लेस देन 1 तो इन द यानी इनसाइड कि द। पॉजिटिव आया तो आउटसाइड, नेगेटिव आया तो इनसाइड, और इक्वल टू 0 आया यानी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो ऑन द सर्कल। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ऐसे एक बात याद आई थी तो मैंने कहा पूछ लूं या रिवाइज करवा दूं। अखलाक स्टिल कुछ पूछना है? ओके, नाउ तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट की बात होगी, और बहुत अच्छी बात है कि हमें ये बातें याद हैं और याद रहनी चाहिए। और इसमें आमतौर पे क्या गलती होती है कि अगर सर्कल की इक्वेशन लिखी हो इस तरह से 2x² + 2y² + 5x - 3y + 7 = 0, अब कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उठा के इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये अभी जनरल इक्वेशन नहीं है। जनरल इक्वेशन में x² और y² का कोएफिशिएंट 1 होता है, तो पहले यहाँ x² और y² के कोएफिशिएंट को आपको बनाना होगा 1। तो ये वो गलती है जो आमतौर पे हम लोग कर जाते हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो पहले इसको जनरल इक्वेशन जैसा बनाएं और फिर ये वाला काम करें, यानी पहले इसको 2 से डिवाइड कराएं ताकि x² y² का कोएफिशिएंट 1 बन जाए, और फिर ये वाला काम करें। तो ये हो गई लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट, और दोनों और पॉइंट की पोजीशन की भी बात हो गई। अच्छा, इसी तरह एक और बात,
अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं एक पॉइंट पर एक्सटर्नली, तो अब इनके सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा? पहले का रेडियस प्लस दूसरे का रेडियस। ऐसे ही बता रहा हूं, ये भी मैट्रिक का थ्योरम है। और अगर इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होगा? अब इनके सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा? बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस। यानी एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों के सेंटर का डिस्टेंस निकलेगा r1 प्लस r2, और अगर इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है एक सर्कल दूसरे को तो फिर दोनों के सेंटर के दरमियान का फासला होगा बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस। ठीक है, ये भी एक टॉपिक था, मैंने सोचा कि डिस्कस कर लूं आप लोगों से। अच्छा, इसी तरीके टॉपिक क्या था, मतलब एक छोटा सी पॉइंट है जो कि एमसीक्यू मतलब पूरी तरह डिस्कस हो जाए ना, कुछ रह ना जाए इसमें। अच्छा, इसके अलावा डायरेक्टर सर्कल रहता है जो कि शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ा डिटेल में, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो डायरेक्टर सर्कल की मैं बात करता हूँ, उसकी इक्वेशन निकालने का तरीका बताना चाहिए, फॉर्मूला ही बताऊंगा बस, ठीक है, और डेफिनेशन बताऊंगा। इसके अलावा इससे एसोसिएटेड कोई बात अगर रह गई हो तो चलिए लिखते हैं, डायरेक्टर सर्कल लिखते हैं। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? किसी भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल। हम लोगों ने वो पढ़ा ना, एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल है ना, जिसका मेजर एक्सिस डायमीटर हो जाए। तो उसी तरह डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? किसी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल। तो किसी भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? अगर मेरे पास एक सर्कल है तो जो भी पॉइंट सर्कल के बाहर आएगा उस पॉइंट से हमेशा सर्कल पर दो टेंजेंट गिरेंगे। अब अगर वो पॉइंट ऐसी जगह पर है कि जो टेंजेंट मैं उस पॉइंट से सर्कल पर गिरा रहा हूं, अगर वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएं, यानी टेंजेंट्स ड्रॉप्ड from a point outside a circle, if they are perpendicular to each other, then इन पॉइंट्स से बनने वाला जो सर्कल आएगा वो क्या कहलाएगा? वो इस गिवन सर्कल का डायरेक्टर सर्कल कहलाएगा। दोबारा सुनिए, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल वो सर्कल है जिसके हर पॉइंट से गिवन सर्कल पर बनने वाले टेंजेंट्स आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो इस सूरत में हम क्या कहते हैं? इस सूरत में हम ये कहते हैं कि अब ये जो सर्कल आ रहा है ये क्या होता है? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, अच्छा ये मैं मिटा रहा हूं ताकि मैं डायरेक्टर सर्कल का काम यहाँ पे करूं, ताकि आपको सही से नजर आए। तो मैं इस पोर्शन को यूज कर लेता हूं। अगर कोई मसला कोई परेशानी है तो पूछ लें और इस काम को जल्दी से वाइंड अप कर लें, मतलब नोट डाउन कर लें, अच्छे सारी चीजों की लिस्ट बन जाए हमारे पास एक। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी लें। हाँ जी, कोई सवाल किसी के जहन में मिटा दूं? अगर कोई मिटाने से मना कर रहा है तो जल्दी से मुझे बता दे, इंडिकेट कर दे यहाँ पे, क्योंकि मैं तो मिटाने लगा हूँ सब। चलो पहला कॉलम मिटाने में तो किसी को वैसे कोई एतराज नहीं होगा। तो लीजिए, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, फ्रॉम which two tangents drawn to a circle are कैसे? चलो पूरा लिख लेते हैं यार, are perpendicular। ठीक है, उन सारे पॉइंट्स का सेट जहां से किसी सर्कल पर जो दो टेंजेंट गिराए जाए, यानी इस पॉइंट से भी दो टेंजेंट गिराए तो वो भी आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। इस सर्कल के हर पॉइंट से
गिवन सर्कल पर जो भी टेंजेंट आप गिराएंगे वो टेंजेंट आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो फिर इस सर्कल का जो नया सर्कल आया है वो क्या कहलाएगा, ये नया सर्कल कहलाएगा इस पुराने या गिवन सर्कल का डायरेक्टर सर्कल। और इसकी इक्वेशन क्या होगी देख लो, अगर सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो फिर डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब कुछ लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि सर अगर सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर वाली ना हो बल्कि जनरल इक्वेशन हो, तो फिर हम क्या करेंगे, कोई मसला ही नहीं है। फिर हम इस जनरल इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, तो x माइनस h आ जाएगा, y माइनस k आ जाएगा ना, आ जाएगा या नहीं। और फिर इसी तरह यहाँ भी x माइनस h और y माइनस k आ जाएगा। यानी अगर सर्कल की इक्वेशन ऐसी हो जाए, कहने का मकसद ये जनरल इक्वेशन, तो हम उस पर काम करके उसको ऐसा बनाएंगे x माइनस h प्लस, या x माइनस h नहीं कहता, चलो x माइनस a कह देता हूँ, प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब बताओ इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, इसका डायरेक्टर सर्कल भी सेम सेंटर वाला होगा। क्यों सेम सेंटर वाला होगा, इसलिए क्योंकि डायरेक्टर सर्कल और मेन सर्कल कॉन्सेंट्रिक होते हैं। जिस तरह कोलिनियर होता है लाइन ऑन द सेम लाइन, जिस तरह कॉन्साइक्लिक होता है, कॉन्साइक्लिक का क्या मतलब है, लाइन ऑन अ सेम सर्कल, उसी तरह कॉन्सेंट्रिक होता है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब हैविंग सेम सेंटर्स, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्टर सर्कल, बल्कि मैं काम ये करता हूँ कि डायरेक्टर सर्कल हेडिंग ये बना देता हूँ। ये हो गई बात इसकी बेटा, किसी भी सर्कल पर बनने वाला डायरेक्टर सर्कल, किसी भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा सर्कल की थ्योरी से रिलेटेड कोई सवाल आपके जहन में है तो मुझसे पूछें, क्योंकि मेरे हिसाब से थ्योरी खत्म हो चुकी है। एक एक्स्ट्रा बात बताना चाहता हूँ, खास तौर पे एमसीक्यूज वाले बच्चों के लिए, एप्टीट्यूड वाले बच्चों के लिए, सेकेंडरी के बच्चों को ये बात नहीं बताई जाती, खास तौर पे आप लोगों के लिए, एप्टीट्यूड वालों के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डोमेन और रेंज का काम हमारी बुक में नहीं है, लेकिन और बोर्ड्स की बुक में है, तो हमें डोमेन और रेंज का काम आना चाहिए। उसी तरह डायरेक्टर सर्कल का काम आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, इतना ही काफी है बस। डेरिवेशन इसी तरीके से दी है जो मैंने आपको फिगर बना के दी है। खैर, उसी तरह एक और बात जरूरी, क्या, पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होंगी। पैरामेट्रिक इक्वेशंस का मतलब है बेटा पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन वही जिसमें x अलग होता है, y अलग होता है, और उन दोनों को मिला के एक फंक्शन मिलता है फिर बाद में, अगर मिलाना हो तो, ठीक है। तो उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है जरा देख लो। अगर मेरे पास सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास, सर्कल। तो फिर इस सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होंगी, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन x की अलग होगी, y की अलग होगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो ये इस सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर सर्कल हमेशा ओरिजिन सेंटर वाला आए, ये जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सर्कल ऐसा भी हो सकता है जनरल इक्वेशन वाला। तो अगर जनरल इक्वेशन वाला सर्कल आए तो उसे पहले ऐसा बना लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा बनाओगे तो यहाँ x माइनस a, y माइनस b या x माइनस h, y माइनस k आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर भी x की जगह x माइनस h आ जाएगा और y की जगह y माइनस k आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा मेरे हिसाब से अब खत्म। अगर आपके जहन में कोई भी और बात है तो प्लीज पूछ ले मुझसे, वरना फिर मैं वर्कशीट को डिस्कस करना शुरू करूं। मुझे याद नहीं है कि वर्कशीट मैंने आपसे शेयर की है या नहीं, अगर नहीं की तो मैं भी कर देता हूं। मीनवाइल आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये करोगे कि इस काम को नोट डाउन करोगे अपने पास, और अगर कोई सवाल जहनों में है तो वो सवाल मुझसे फौरन पूछोगे। मैं जब तक जी यहाँ सर जी बेटा।
सर ये ए और बी क्या है, ये मुझे सही समझ नहीं आ रहा। एच और के, एच और के, एच सर्कल और के, सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट। मिसाल देता हूं यहाँ यार मैं आपको कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और मैं सही चाहता है। हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 2x को साथ लिखूंगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y को साथ लिखूंगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, x वाली टर्म्स का होल स्क्वायर, है ना। तो मैं सही। जरूर चाहूंगा कि x वाली टर्म का होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, 2 1 जा 2 होता है, तो यहाँ चाहिए होगा 1 का स्क्वायर और यहाँ भी चाहिए होगा 1 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ भी 2 है। चलो अगर मैं इसको 4 कर दूं, चलो 4 कर दिया इसको, अगर मैंने इसको 4 कर दिया तो मुझे यहाँ क्या चाहिए होगा, सर मुझे यहाँ चाहिए होगा 2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 2 2 सही। सा क्या होता है, 2 2 सा 4 होता है। ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक प्रॉब्लम है, ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यहाँ खुद लिखा, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी खुद लिखना पड़ेगा, और जब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यहाँ ऐड करवाएंगे तो ये आंसर कितना बन जाएगा यार, ये आंसर बन जाएगा 10। सही है। इस तरह से आपने इस जनरल इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में रिड्यूस किया। बोलें आया कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, बस सर यही समझ आ गया। सुनो एक आखिरी बात, x प्लस 1 का मतलब क्या है, x माइनस माइनस 1, क्योंकि जनरल फॉर्म में माइनस होता है ना, तो x माइनस माइनस 1 का स्क्वायर और y के साथ तो ऑलरेडी माइनस है, तो अब और ये क्या है 10 का मतलब अंडर रूट 10 का स्क्वायर, तो r की वैल्यू मिल गई अंडर रूट 10 और a और b की वैल्यू मिल गई -1, 2, तो सेंटर भी पता चल गया और रेडियस भी पता चल गया, और किस तरह जनरल इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में रिड्यूस किया जाता है ये भी पता चल गया। सही है आया? ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा मैं जरा सर्कल की वर्कशीट आप लोगों से शेयर करता हूं, जब तक आप लोग ये काम कर लें, अगर करना है कुछ नोट डाउन या कोई भी और सवाल जहनों में है तो बेटा प्लीज पूछ लें मुझसे, मैं अपनी वन ड्राइव से या लिंक कॉपी करके शेयर कर लेता हूँ। ताकि वर्कशीट हम सबके पास हो और फिर वर्कशीट हम लोग देखते हैं साथ साथ। तो हमने करना है चैप्टर नंबर 7 का काम। और मैं शेयर की ऑप्शन,
अलिंक जरा यार फौरन इस वर्कशीट को खोल के देखने की जरूरत है भाई, ये ओपन हो रही है या नहीं, होनी तो चाहिए वैसे, चेक करें और मुझे बताएं। ओके जी, वर्कशीट मैंने शेयर कर दी आप लोगों से। अब आप लोग जल्दी से मुझे बता दें, अगर किसी के पास ओपन नहीं हो रही तो मुझे बताएं। अब्दुल्ला खान। नहीं सर, बस यही बोलना था, हो गई ऊपर। ठीक है, थैंक यू। म्यूट कर दीजिए बेटा। सो ये वर्कशीट हम सबके पास मौजूद, ठीक है, और अब इस वर्कशीट को हम लोग देखना शुरू करते हैं। अच्छा, ये बात क्लियर है हमारी, मैंने पहले ही बता दी थी ये बात। कौन सी बात? कि हमारा चैप्टर 7 जो है वो हमारे टेस्ट में कम से कम शामिल नहीं है। ऐसे ही था ना? जो हमारा चैप्टर 7 है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये टेस्ट में शामिल नहीं है। टेस्ट सिर्फ किसका है? 1, 2 और 3 का, चैप्टर 7 का नहीं है। वैसे ये बात मैंने पहले भी बता दी थी, मैंने दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूं। जाहिर तो नहीं चल रहा है, वैसे ही प्रोग्रेस है। तो वर्कशीट आपके पास मौजूद बेटा, और जो भी काम हुआ है मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि जो काम हम लोगों ने करना है, जो बात हम लोगों ने करनी है, वो है क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या लिखा हुआ है? जो बात, ये जो एग्जांपल मैंने अभी भी समझाई थी, बिल्कुल ये वाला काम है। क्या पूछा जा रहा है? गिवन सर्कल है, पूछा जा रहा है इसका सेंटर क्या है। तो दो बातें हैं आपके पास, या तो जनरल इक्वेशन वाला काम करें, -g -f वाला, है ना, या फिर कौन सा काम करें, ये जो अभी समझाया था, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करें तो आपको खुद ही इसका सेंटर पता चल जाएगा। मेरा ख्याल है जनरल इक्वेशन वाला काम ज्यादा आसान है। क्या मतलब? x² + y² माइनस है माइनस 2x + 4y + 20 = 0। इसको कंपेयर कर दें किससे? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो 2g की वैल्यू मिली आपको -2, तो g की वैल्यू मिली -1, 2f की वैल्यू मिली 4, तो f की वैल्यू मिली आपको कितनी 2, और c की वैल्यू कितनी मिली 20। अब आप इसका रेडियस भी पता कर सकते हो, इसका सेंटर भी पता कर सकते हो। आपको अच्छे तरीके से पता है कि इसका रेडियस कितना है। इसका रेडियस तो छोड़ो, रेडियस पूछा नहीं है। सेंटर क्या हुआ था? -e -f। तो सेंटर -e -f किसके बराबर होगा? -e का मतलब है -1 और -f का मतलब है -2। तो इसका सेंटर कहां पे? 1 -2 पर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करके भी ये काम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सर्कल जो पास हो रहा है इन 3 पॉइंट्स से, तो उस सर्कल का रेडियस बताएं। उस सर्कल का रेडियस बताएं। सर्कल passes through these 3 points, then its radius is। तो कैसे होगा ये काम? वो सर्कल जो 3 पॉइंट से पास होता है, तो सबसे पहले काम क्या करें? उस सर्कल की इक्वेशन निकालें। किस तरह निकालें? इस तरह निकालें। जनरल इक्वेशन यूज करें, तीनों पॉइंट्स को उससे सेटिस्फाई करवाएं, और फिर क्या करें? ये रिक्वायर्ड सर्कल इज ऑफ द फॉर्म। जाहिर जल्दी जल्दी करना होगा, आप लोग खुद ही करेंगे ये काम, मैं सिर्फ आपको गाइड कर देता हूं। अब पहले पॉइंट से सेटिस्फाई करवाएं, दूसरे से सेटिस्फाई करवाएं, तीसरे से करवाएं। तो सबसे पहले 2 1 से जब सेटिस्फाई करवाऊंगा तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी? बल्कि 2 - 1 बनेगी। 2 1 नहीं है बल्कि 2 - 1 है। तो बेटा ये क्या बनेगी सर्कल की इक्वेशन? ये बनेगा आपके पास 4 + 1, और फिर उसके बाद बनेगा +4g - 2f और +c = 0। ये 4 + 1 बना 5, और ये +5 वहां जाकर हो गया -5। ये बन गई पहली इक्वेशन।
अब दूसरी इक्वेशन से सेटिस्फाई करवा दो 2 3, ठीक है। और जैसे 2 3 से जाहिर काम करना पड़ेगा, देर तो लगेगी। अखलाक कुछ कह रहे हैं जी? अखलाक सर यही कह रहा था कि सर हमारे पास तो 2 मिनट से 1.5 मिनट होता है, इस सवाल को करने में 4 मिनट लग जाएंगे सर, 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, सही बात है, बिल्कुल लगेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो होंगे जिसमें से 2 मिनट नहीं लगेंगे, जिसमें 1 मिनट नहीं लगेगा, जो कुछ सेकंड में हो जाएंगे, तो वहां का टाइम फिर बेटा यहाँ यूज हो जाएगा। सही है, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं, करना पड़ेगा। और जितनी जल्दी, जितना अपना हाथ, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है अखलाक? देखो मैंने पहले भी बताया था जब मैं 2.2 पढ़ा रहा था, सरकम सेंटर का और सरकम रेडियस का। ये सरकम रेडियस है ना, कि जो सर्कल इन तीनों से पास हो रहा होगा वो सरकम सर्कल होगा, इससे बनने वाले ट्रायंगल का, है ना। तो वो सरकम सर्कल, सरकम रेडियस का कोई फॉर्मूला नहीं है यार, कोई शॉर्टकट नहीं है, क्या करूं? हाँ, ये एक आसानी हो सकती थी कि अगर सरकम सेंटर पूछा जाता तो फिर मैं क्या करता। अगर मुझसे सरकम सेंटर पूछा जाता तो मैं चारों ऑप्शन में मुझे पॉइंट दिए हुए होते, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बजाय मेरे लिए आसान होता कि मैं चारों पॉइंट्स का इन 3 पॉइंट से, मतलब पहले ऑप्शन थे तीनों से डिस्टेंस निकालता, अगर इक्वल डिस्टेंस आता तो बोलता यार यही सेंटर है, अगर इसका नहीं आता तो दूसरा चेक करता, तीनों पॉइंट से डिस्टेंस निकालता इसका, फिर इसका निकालता, फिर इसका निकालता। तो सॉल्व करने से ज्यादा डिस्टेंस निकालना आसान होता है। तो अगर सरकम सेंटर मालूम करने के लिए आता तो फिर सॉल्व करने से मैं बच सकता था, लेकिन अभी फिलहाल मैं टाइम नहीं बचा सकता, कोई शॉर्टकट नहीं मार सकता, बस ये हो सकता है कि जल्दी जल्दी काम डायरेक्ट करूं, ठीक है अखलाक? नाउ इसके बाद अगर मैं दूसरे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा हूं, क्या है दूसरा पॉइंट? 2 3, तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, 2 2 का बनेगा 4 और 2 3 जा बनेगा 6y और c ही रहेगा, और 9 + 4 बनेगा 13, जो वहां जाके हो जाएगा -13, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? ये तो -13 बन गया। अब इसके बाद और क्या होना चाहिए जी? तीसरे पॉइंट से भी सेटिस्फाई करवा दें, इक्वेशन 2 भी आ गई आपके पास, और तीसरे पॉइंट से जब आप सेटिस्फाई करवाएंगे, सर 4x नहीं है यार, ये 4g 4f है, 3.5 कर लेना। ओके, तो अगला पॉइंट है हमारे पास 4 - 1, जल्दी से सेटिस्फाई करवाओ जल्दी से। 4 - 1 क्या बनेगा? 4 - 1 जो है वो बनेगा हमारे पास 4 का स्क्वायर बनेगा 16, 1 का स्क्वायर बनेगा 1, तो वहां पर आ जाएगा -17, और फिर 2 4 जा बनेगा कितना? 8g, सही है ना भाई, और -2f + c। अब इन तीनों इक्वेशंस को आप लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। बेस्ट ऑफ लक बेटा, मुझे बिल्कुल अंदाजा है इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, इनको सॉल्व करना इतना मुश्किल भी नहीं है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 4g भी कैंसिल हो जाएगा, c भी कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे जब, तो तुम लोगों को क्या मिल जाएगा? -2f - 6f बनेगा -8f, और c तो कैंसिल हो गया, -15 - +13 कितना बना सर? ये बना +8, और 8 से 8 कैंसिल, तो f की वैल्यू मिल गई -1, f की वैल्यू मिल गई -1, सही है। अब क्या करें? अब इन दोनों इक्वेशंस को, जिनको आपने सब्ट्रैक्ट कराया था, मिल गया। अब क्या किया जाए? अब एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाओ ताकि c कैंसिल हो जाए, और जैसे ही c कैंसिल हो जाए तो f की वैल्यू पुट कर देना, तो तुम लोगों को g पता चल जाएगा। ये काम क्या हुआ? ये हुआ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करवा दिया इक्वेशन 1 में से, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि अब मैं क्या कह रहा हूं कि इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करवाओ इक्वेशन 2 में से, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो 4g में से 8g जाएगा, तो -4g बचेगा। अच्छा, फिर 6f - -2f बनेगा 8f, c से c कैंसिल,
-13 माइनस माइनस +17 कितना बनेगा +4 है ना। और फिर 4 कॉमन निकालना, 4 कैंसिल हो जाएगा, f की वैल्यू पुट करना। तो 4 जब कॉमन निकलेगा 4 कैंसिल होके बनेगा g, ये बनेगा +2f और ये बनेगा 1 और f की जगह f की वैल्यू पुट कर देना। क्या वैल्यू आ रही है f की -1। चलो बेटा g की वैल्यू आ गई, g को वहां भेज देना 1 को यहां भेज देना। तो क्या g की वैल्यू उन लोगों के पास क्या वैल्यू आ रही है -3। क्या वैल्यू आ रही है -3। f भी मिल गया g भी मिल गया। अब c निकालो कैसे, g और f की वैल्यू उठाओ किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। आओ इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। अच्छा मैं तो तुझे समझा भी रहा हूं भाई, बोल भी रहा हूं तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, तो जरा जल्दी जल्दी आप लोग कर लेंगे। 1 में पुट करते हैं, बताएं क्या बनेगा। 4 और -3 बनेगा -12, -2 और -1 बनेगा +2। अच्छा कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा, सही है। अच्छा ये बन गया, कहां थे हम, -1 पुट किया तो +2 और c की जगह c की वैल्यू तो मालूम करना है भाई, और वहां -5। चलो आंसर निकालो जल्दी से, बनेगा -10 वहां जाके +10 -5 +10 5 आंसर आएगा। c भी मिल गया, g भी मिल गया, f भी मिल गया। और तुम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि जनरल इक्वेशन का रेडियस क्या होता है, g² + f², यही होता है g² + f² - c। वैल्यू पुट कर दो, चलो बताओ क्या बनेगा। g² का मतलब -3 का स्क्वायर 9, f² का मतलब +1 और -c का मतलब -5, 10 में से 5 गया 5 आंसर है। तो ये है हमारा रेडियस, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है बेटा। तो ये था वो काम जो काम आप लोगों ने करना था। मुझे बताया जा रहा है कि क्लास का टाइम खत्म हो चुका है, तो मेरा ख्याल है कि एक सवाल और डिस्कस कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट ही लगेंगे, अगर आप लोग बुरा ना माने तो। जी मान रहे हैं क्या बुरा? नहीं, अच्छा आज तो नेट भी अच्छा आ रहा है भाई। ओके अब ऐसा है कि हमारे पास क्वेश्चन 3 जो लिखा हुआ है वो है ax² + ay² - bx + cy = 0। 0 नहीं दिया बेटा, 0 जरा आप लोग खुद ही अज्यूम कर लें कि यहाँ पे 0 है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लो जरा। नाउ इसका सेंटर निकालना है, सर्कल दिया हुआ है, ये तो जनरल इक्वेशन है, जवाब है गलत, जनरल इक्वेशन नहीं है। क्यों? ये देखो ए आ रहा है यहाँ पे, x² y² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बोथ इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड जनरल फॉर्म। तो क्या करें, पहले ये करें कि a से डिवाइड करें, तो बनेगा x² + y² - b/ax + c/ay = 0। 0/a 0 होता है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a। अब इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, ये -2gx है, ये +2fy है, और c की जगह तो वैसे यहाँ पे 0 है, तो 2g की वैल्यू क्या, -2g की वैल्यू क्या मिली, 2g की वैल्यू मिली -b/a, तो g की वैल्यू मिली -b/, बल्कि माइनस तो माइनस की जगह है, b/2a। 2f की वैल्यू क्या मिली, c/a, तो f की वैल्यू क्या मिली, c/2a। अब जल्दी से सेंटर बताओ क्या होता है, -g - f, तो -g का मतलब b/2a और f का मतलब -c/2a। कौन सा ऑप्शन है भाई? ये ऑप्शन हमारे पास है, कौन सा ऑप्शन यार, माइनस यहाँ पे नहीं लगा हुआ, क्यों नहीं लगा हुआ? अच्छा ओके, bx और cy वहां पर है, = के उस तरफ है यार, वैसे मैंने गलत लिख लिया। तो bx और cy दोनों यहाँ पर आकर नेगेटिव हो जाएंगे, ये दोनों यहाँ पर आकर नेगेटिव हो जाएंगे, और जब ये दोनों यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएंगे तो सिचुएशन क्या होगी, g के साथ भी माइनस मिलेगा और f के साथ भी माइनस मिलेगा, तो g और f दोनों में माइनस आएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया था, देख लिया था, मैं = को माइनस समझा था। नाउ ये क्वेश्चन आपके पास हो गया, आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे जी, अखलाक कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। सर जब आप -g और -f लेंगे तो आंसर b/2a, c/2a नहीं हो जाएगा? -g - f लूंगा, हाँ बिल्कुल सही, इसलिए क्योंकि g के साथ माइनस है, तो जब -g लूंगा तो माइनस प्लस बन जाएगा ना, बिल्कुल सही। फॉर्मूले में -g है तो g का साइन चेंज कर दिया। और कुछ
और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा आयशा मकबूल जरा अनम्यूट कीजिए। आयशा यस मकबूल सर। आप बीच में चली गई थी, फिर अभी थोड़ी देर पहले वापस आई हैं, खैरियत? सर वो नेटवर्क ओके, इशू था, आवाज नहीं आ रही थी आप। आवाज नहीं आ रही थी, अब सही है? यस सर, अब सर। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। ओके ओके। और किसी ने कुछ पूछना है बेटा पूछिए। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मंडे को हमारी मुलाकात होगी। टेस्ट अच्छे से कीजिएगा, ठीक है? तो और फिर इंशाल्लाह हम लोग इस टेस्ट को डिस्कस भी करेंगे। तो मुझे जरूर याद दिला दीजिए, मंडे को तो नहीं हो सकता डिस्कस, जाहिर है। सैटरडे यानी कि अब जो सैटरडे क्लास होगी हमारी उसमें हम टेस्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह हमारी मंडे को। आप लोगों को किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? चले ठीक है, ख्याल रखिएगा बेटा अपना। अल्लाह हाफिज।